हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है और ऐसे वक्त में काफी सारी कंपनियां 40 से 50% तक गिर जाती है, जिसमें बिजनेस और फंडामेंटल वाइज अच्छी कंपनी भी होती है और बुरी कंपनीज भी होती है, जिसमें ऐसी कंपनीज भी होती है जो पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ डेट रिड्यूस कर रही है और ऐसी कंपनीज भी होती है जो कर्ज के तले दबते जा रही है। ऐसे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। बट कई बार सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही काफी नहीं होती, अगर इसके साथ साथ अच्छे फंडामेंटल और बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी हो तो रिजल्ट्स काफी अमेजिंग हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसमें FIIs और DIIs की बाइंग आ रही है और इन सारी कंपनीज के फंडामेंटल अच्छे होने के साथ साथ इनके बिजनेस में ग्रोथ ट्रिगर्स भी है और इसमें लास्ट वाली कंपनी मुझे काफी पसंद है। तो इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है उसमें FII और DII दोनों ने ही दिसंबर क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जिसके चलते पब्लिक होल्डिंग भी कम हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए लड़ाकू जहाज यानी कि वॉरशिप्स और सबमरीन बनाती है। हाल ही में इंडियन नेवी ने 3 नए वॉरशिप्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नए जहाज बनाने के लिए बड़ा जोर दिया है। इंडियन कोस्टल लाइन काफी बड़ी है जो इंडिया को 3 तरफ से घेरे हुए है, इसीलिए इंडिया को दुश्मन देशों से बचाने के लिए इंडियन नेवी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है और साथ ही आने वाले कुछ समय में इंडिया अपने टोटल वॉरशिप नंबर को 70 से 200 तक ले जाना चाहती है। तो अब आप कंपनी का नाम गेस कर चुके होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मज़गांव डॉक लिमिटेड की और दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी के पास 34,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए कंपनी 5,000 करोड़ का केपेक्स भी करने वाली है। तो ऐसी दमदार ऑर्डर बुक और एक्सपेंशन के साथ जब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी कंपनी की, जो एक रेफ्रिजरेशन बिजनेस है, जिसमें कंपनी कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजर्स और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू डेयरी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आता है, जिसमें कंपनी के ट्रेडिशनल क्लाइंट की लिस्ट में अमूल, कोका कोला, HUL और इंडियन रेलवे जैसे बड़े नाम भी शामिल है। पर इस कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्विक कॉमर्स और उसके डार्क स्टोर्स। जितनी क्विक कॉमर्स सर्विस जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट बढ़ेंगे, उतनी ही उनको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की नीड बढ़ने वाली है और इन स्टोरेज और वेयर हाउस को ही डार्क स्टोर्स कहते हैं। और साथ ही आजकल फूड डिलीवरी ऐप पर भी खाना मिनटों में पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे फूड में यूज होने वाले कई सारे इंग्रेडिएंट्स भी फ्रोजन होते हैं, तो वहां से भी कोल्ड स्टोरेज की डिमांड बढ़ सकती है। इसीलिए क्विक कॉमर्स और डार्क स्टोर्स का ये ट्रेंड कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो कंपनी का नाम है आइसमेक रेफ्रिजरेशन, जिसमें दिसंबर क्वार्टर में DIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी सिर्फ 1400 करोड़ का है, इसीलिए फिलहाल ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने इस साल 500 करोड़ का रेवेन्यू और 2028 तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट दिया है। तो कई बार जब मैनेजमेंट खुद ही इतनी कॉन्फिडेंट होती है तो ऐसी कंपनीज को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट की अपनी तीसरी कंपनी की, जिसने अपने बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला वर्टिकल है हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी रेफ्रिजरेंट गैस और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स बनाती है और यहाँ से कंपनी का 46% रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट में कंपनी 2 केपेक्स कर रही है, जिसमें पहला केपेक्स है 84 करोड़ का जो 2025 में ही कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा केपेक्स 450 करोड़ का है जो 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी का सेकंड वर्टिकल है स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें कंपनी एग्रो केमिकल्स और फार्मा इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स प्रोवाइड करती है और यहाँ से कंपनी का करीब 41% रेवेन्यू आ रहा है। इस सेगमेंट में कंपनी अपने गुजरात वाले प्लांट में 540 करोड़ का केपेक्स कर रही है और 2025-26 में कंपनी अपने केमिकल सेगमेंट में 2 नए मॉलिक्यूल्स भी इंट्रोड्यूस कर रही है। इस कंपनी का थर्ड वर्टिकल है CDMO बिजनेस, जहाँ से कंपनी का 13% रेवेन्यू आता है और इस सेगमेंट में कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। तो इस कंपनी का नाम है नवीन फ्लोराइन लिमिटेड और कंपनी ने अब तक 2200 करोड़ का केपेक्स पिछले 3 साल में ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले 2 साल में कंपनी 900 करोड़ का केपेक्स और करेगी। तो इस पूरे 3100 करोड़ के केपेक्स में से करीब 1400 करोड़ केपेक्स डेट फंडेड होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कंपनी ने एक अच्छा खासा केपेक्स ऑलरेडी कर दिया है, इसीलिए कंपनी को यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल सकता है। और साथ ही अगर हम होल्डिंग की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में FIIs और DIIs दोनों ने ही इस कंपनी में अपने स्टेक इंक्रीज किया है। तो आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की अपनी फोर्थ कंपनी की, जिसका 52% रेवेन्यू थिन PET फिल्म्स के सेल्स से आता है। इस प्रोडक्ट का एंड यूज फूड और नॉन फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग और कोटिंग के लिए होता है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि सोलर पैनल का बैक सीट, वायर्स एंड केबल्स के ओवरलैप और प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर से भी आता है। कंपनी 90 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जिसके 2600 से ज्यादा कस्टमर्स भी है और कंपनी ने हाल ही में USA में थिन PET फिल्म्स का नया प्रोडक्शन लाइन भी शुरू किया है।
ग्लोबली पीईटी फिल्म इंडस्ट्री आने वाले सालों में अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और बढ़ते हुए परचेसिंग पावर के चलते तेजी से ग्रो कर सकती है और इसके चलते 2025-26 में कंपनी ग्लोबली 1800 करोड़ का केपेक्स भी करने वाली है। तो इस कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स लिमिटेड और मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में करीबन 200 करोड़ का EBITDA कर सकती है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर दोनों ही मामले में ज्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो पिछले कुछ क्वार्टर से FIIs और DIIs दोनों ही अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट गाइडेंस के साथ जब इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है, तो ऐसी कंपनी को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट की 5th कंपनी की, जिसमें FII ने करीबन 8.5% और DIIs ने करीबन 8% का स्टेक इंक्रीज किया है। ये कंपनी बेडिंग, ड्रैपरी और अपहोल्स्टरी जैसे होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी को बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि कैल्विन क्लेन और टॉमी हिलफिगर से एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स मिले हैं और हाल ही में कंपनी ने डिज्नी के साथ भी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। अभी इस कंपनी का इंडिया से रेवेन्यू सिर्फ 3% आ रहा है, यानी कि करंट रेवेन्यू जो कि 2800 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 100 करोड़ रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है। पर मैनेजमेंट के हिसाब से आने वाले 5 सालों में सिर्फ इंडिया से ही आने वाला रेवेन्यू 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। साथ ही मैनेजमेंट कंपनी की डेट रिड्यूस करके 2800 करोड़ से 1500 करोड़ तक ले जाना चाहती है, जिसमें हाल ही में कंपनी ने QIP के जरिए 325 करोड़ की डेट रीपे करी है। तो इस कंपनी का नाम है हिम्मत सिंह का सीड लिमिटेड और इतने सारे स्ट्रॉन्ग बिजनेस फिगर्स और इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से हमें इस कंपनी को स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जितनी भी कंपनी डिस्कस करी वो मेनली स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट से है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब मार्केट में एक छोटा मोटा करेक्शन भी आता है तो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज पर उसका असर पहले देखने मिलता है। हालांकि इनमें से कई सारी कंपनियां करंट मार्केट करेक्शन की वजह से ऑलरेडी अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रही है, पर क्योंकि ये वीडियो किसी भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन को प्रमोट नहीं करता, इसीलिए कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन एग्जीक्यूट करने से पहले आपको खुद ऐसी कंपनीज को अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हर बार की तरह इस वीडियो को भी यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।